हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे एमाइंस का नेक्स्ट लेक्चर। और प्रीवियस क्लास में मैंने उसके केमिकल रिएक्शंस कराई थी, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बोइल टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सारी। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज एरोमेटिक एमाइंस, और उसके बाद करेंगे हम पार्ट 3 डायजोनियम सॉल्ट्स। तो इस तरीके से चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा आज ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका ख़त्म कर दूं, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है और मैं इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करूंगा आपके लिए। तो पूरे दिन लेक्चर्स लूँगा, 3-4 लेक्चर जितने भी बनेंगे सारे के सारे अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो सारे लेक्चर्स आपके दिवाली की छुट्टियों में ख़त्म हो जाएंगे एमाइंस के। बस एक चैप्टर बचेगा बायोमोलिक्यूल्स, और इसे करेंगे हम बाद में 1 बाय 1 धीरे धीरे। और यार मेरे को एक रीज़न मिल चुका है जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करने का। तो अब मैं 11th क्लास का सिलेबस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। योर वेट इज़ ओवर। अब जल्दी से मैं 2 लेक्चर डाला करूँगा पर डे, एक 11th का एक 12th का, जिससे कि होगा क्या कि मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मुझे अपना टारगेट अचीव करना है और मुझे आपकी हेल्प भी करनी है। तो 2 रीज़न है। सोच तो मैं बहुत पहले से रहा था 11th के लेक्चर्स डालने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की, व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, इनके जल्दी से जल्दी डाल दो 11th क्लास के, क्योंकि जिन बच्चों ने ये पढ़ लिए हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, टॉपिक्स कुछ ऐसे ही हैं। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे अपना प्यार बना कर रखो जैसे अभी आपने बनाया हुआ है। 2-3 महीने से जो आपने प्यार और सपोर्ट कराया ना मुझे, वो काबिल तारीफ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 हम फिनिश्ड कर चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट 2 एरोमेटिक एमाइंस। क्या है एरोमेटिक एमाइंस? चलो तो देखते हैं। करूँ शुरू? यस। तो एरोमेटिक एमाइंस क्या है? तो एरोमेटिक का मतलब होता है, कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ARNH2, इसका मतलब है एरोमेटिक और ये एमाइन ग्रुप है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा बेंजीन रिंग NH2, तो ये AR बेंजीन रिंग की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है ना, इसलिए इसको AR लिखते हैं। एरोमेटिक को शॉर्ट में लिख देते हैं AR। तो एरोमेटिक एमाइंस क्या है? तो दोज कंपाउंड्स इन विच NH2 ग्रुप, NH ग्रुप और N ग्रुप, इन तीनों में से कोई भी is directly attached to an aromatic ring are called aromatic amines. तो वो कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप या NH ग्रुप, मतलब NH2 होगा तो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन होगा, NH होगा तो सेकेंडरी, N होगा तो टर्शियरी। डायरेक्टली एरोमेटिक बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो उसे बोलते हैं हम एरोमेटिक एमाइंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक और डेफिनेशन है, वो आपको अच्छे लगे तो वो लिख लेना। एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एमाइंस। तो अमोनिया के एराइल डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हम एमाइंस। तो देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास ये रहा अमोनिया NH3। अब NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के एरोमेटिक ग्रुप अगर मैं उस पर टेस्ट कर दूं तो ये बन जाएगा एरोमेटिक एमाइन। और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे। इसका जो IUPAC नेम है उसको बोलते हैं हम एमाइनो बेंजीन, एमाइनो
बेंजीन, कॉमनली इसको बोलते हैं हम एनिलीन। अब इन फ्यूचर में सारे नाम ये बोलूंगा, मैं कभी भी और कुछ नाम यूज नहीं करूंगा, यही यूज करूंगा। और कहीं कहीं पे आपको यही लिखा मिल जाएगा ArNH2, जैसे मैंने बताया था आपको ARX क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन, एरोमेटिक एराइल हैलाइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन लिख लो, फिर करते हैं हम आगे। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। चलो बेटा नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ preparation of aromatic amines, preparation of एनिलीन लिख लो यार, ये ज्यादा अच्छा है, एनिलीन की ही प्रिपरेशन करेंगे हम, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, यही एरोमेटिक एमाइन। चलो तो करें, बिल्कुल करते हैं भाई शुरू। नंबर 1, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे, मैंने बताया था कल आपको, मैंने प्रिपरेशन कराई थी, 8 प्रिपरेशन कराई थी एलिफेटिक एमाइंस की, उनमें से 2 प्रिपरेशन बिल्कुल सेम है जो एरोमेटिक एमाइंस के प्रिपरेशन में यूज होंगी। एक तो है उनमें बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन और दूसरे उसमें हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, यही 2 सेम है, बाकी सब अलग है, ठीक है। तो देखो भाई, व्हेन नाइट्रोबेंजीन undergoes reduction by SnHCl, और कहीं कहीं पर आपको FeHCl भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना, टू गिव एनिलीन। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं भाई, ये है मेरे पास नाइट्रोबेंजीन, क्या नाम है इसका, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो SnHCl से, तो इसमें 6 नेसेंट हाइड्रोजन एटम जो इन दोनों के रिएक्शन से प्रोड्यूस होंगे, ये Sn और HCl रिएक्शन करके SnCl2 और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और जनरली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा NH2 ग्रुप में। तो यहाँ से दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, और ये बना देंगे 2H2। तो 4 हाइड्रोजन गए यहां से और 2 ऑक्सीजन एटम गए, तो क्या बचे, 2 हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज एनिलीन। एक प्रिपरेशन हो गई हमारी, नोट कर लो बेटा इसे। अब आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी केमिस्ट्री, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। जब हम किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करते हैं ना, वो चीज हमें मिलती है। जब आप सीरियस होके मेहनत करोगे तो 100%
आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव जरूर करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है हमारी मेहनत के सामने। भगवान कृष्ण ने भी बोला है गीता में, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो अपने काम पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, भगवान वो सब आपको देंगे जो आप चाहते हो। इवन वो आपके सपोर्ट करते हैं हमेशा वो सब चीज़ अचीव करने में जो आप करना चाहते हो। हाँ, बस वो काम अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत चीज़ या कोई ऐसी चीज़ अचीव करना चाहते हो जो कि गलत है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने आप ऊपर भरोसा रखो। फालतू की चीज़ों पे भरोसा करना बंद करो, दूसरों के ऊपर भरोसा करना बंद करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। जब खुद पर भरोसा करना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें अपने आप सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस भी एक लिमिट तक होना चाहिए, फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है वो। ओवर कॉन्फिडेंस मत बना लेना उसे, क्योंकि मैंने कई बच्चों से, जैसे मैं बात करता हूँ, आपको तो पता ही है, रोज़ हज़ारों बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस में होते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता है, जिन्होंने हथियार छोड़ दिए कि अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, मेरे पास की नहीं है मैथ्स पढ़नी, मुझसे ना जेई होगा ना नीट होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। अब 12th भी बस ऐसे ही गिर पड़ के पास हो पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते कुछ नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत कुछ नहीं करते, आता कुछ नहीं है उन्हें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस होता है 7वें आसमान पर। वो बात करते हैं हवा से। तो वो क्या काम करते हैं, आता कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करते, बस अगर उनको पढ़ने के लिए बोल दोगे ना तो सीधा सीधा जवाब आता है उनका, सर जी पास हो जाएंगे हम। पास तो हो ही जाओगे, पास होने से क्या होता है, पास तो दुनिया घूम रही है। मेरे यहाँ पर आके देखो, मेरे यहाँ अपने जो एरिया में केले वाला जो केले बेच रहा है वो भी पास है 12वीं। तो 12th पास होने से क्या होता है, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे कि आपको रोजगार मिले, आपके मम्मी पापा को आप पर प्राउड हो, उन्हें गर्व हो कि मेरे बच्चे ने मेहनत करके कुछ करा है हमारे लिए। पता लग रहा है आप उनके ऊपर बोझ बने हुए हो। भाई 20 के बाद तो पेरेंट्स से पैसा लेना बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। उन्होंने 20 साल के कर दिया आपको और आप अब भी उनके ऊपर हो, तो यार ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। हाँ, मैं मानता हूँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बच्चों के भी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो बच्चे निभाते नहीं है। यही सोचते हैं कि पेरेंट्स हैं, सब कुछ यही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पता नहीं यार, मैं तुम्हें जो बातें बताता हूँ तुम पे इफेक्ट डालती भी है नहीं डालती। वैसे बच्चे बोलते हैं कि सर आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, काफ़ी अच्छा समझा देते हो हमें। कुछ है मेरे बच्चे बोलते हैं, पर पता नहीं क्या पता, मैं मजाक में बोलते हूँ ये मुझे नहीं पता। फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये ऑलरेडी करा चुका हूँ। इससे भी बना सकते हैं हम एनिलीन। तो कैसे बनाएंगे देखो, व्हेन बेंजामाइड heated with Br2 plus KOH, aniline is formed. शाम को क्लास लेने की कोशिश करता हूं, ले नहीं पाता। इसका रीजन ये है, लोग अभी पटाखे छोड़ने में लगे हुए हैं और सबको मना करा था मैंने कि भाई दिवाली पे पटाखे वटाखे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसी सांस नहीं आता दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन की वजह से, तुम और पटाखे छोड़ छोड़ के कर दो। भाई खुशी मनानी है तो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो, फैमिली वालों को प्यार करो, फैमिली वालों को मिठाई खिलाओ। और ज़्यादा खुशी मनानी है तो मेरे अकाउंट नंबर में जो मेरा पेटीएम नंबर है उस पर पैसे वैसे भेज दो, मैं खुश हो जाऊंगा, खुशी होगी मुझे। तो ऐसे थोड़ी ना है कि वेस्ट करोगे इतने पैसे, इतने महंगे महंगे पटाखे आते हैं। मैं खड़ा था शॉप पे, कुछ खरीद रहा था, हाँ याद आ गया, मम्मी ने खील बतासे लेने के लिए भेजा था। अब वहाँ पर
जो पटाखे बेच रहे थे उनके रेट इतने महंगे थे, मैं सुन के, एक पैकेट 200 रुपये का, एक पैकेट 300 रुपये का। ओ भाई, इतने तो अपने घर में मम्मी पापा को ही दे दो वापस के, लो रख लो, जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही तो मैं शौक, आजकल तो एक ट्रेंड और चल रहा है, वो लोहे की नाल से बना लेते हैं, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस डालते हैं और उसको फोड़ते रहते हैं बार 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 बार, अनलिमिटेड। इतने पागल हो रहे हैं लोग, इतने पागल हो रहे हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। पर क्या कह सकते हैं, कुछ लोगों को तो बुरी लगेगी कि हम पैसा फूक रहे हैं, अपना फूक रहे हैं, आपका क्या ले रहे हैं, उल्टा बोलेंगे। पर आने वाले टाइम में पता चलेंगे इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आप करके गए हो अपने बच्चों के लिए, जब वो इन केमिकल्स की वजह से परेशान होंगे, जब बाय बर्थ कैंसर होगा उन्हें, जब पता चलेगा आप क्या करके गए थे उनके लिए, कितना नुकसान करके गए थे आप। ठीक है, अभी तो बुरी लगेंगी मेरी बात, सबको ही बुरी लगेंगी जितने भी सुन रहे हैं। भाई दिए जलाओ, दीप जलाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान को खुश करो, अच्छे काम करो, गरीबों की मदद करो, अगर आप कैपेबल हो तो फाइनेंशियल उनकी हेल्प करो। ये 3-3, 4-4 हज़ार के पटाखे खरीद के आप कौन सी तोप चला लेते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अब पटाखे चलाने तो बॉर्डर पे चले जाओ यार, वहाँ पे बहुत पटाखे चला सकते हो तुम। चलो, तो ये है एमाइड, और इस एमाइड, ये एरोमेटिक एमाइड है, एरोमेटिक एमाइड है ये। और मैंने आपको बताया था इसका नाम है बेंजामाइड, और बेंजामाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ हीट करेंगे तो यहाँ से CO निकल जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा एनिलीन, और ये एनिलीन हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन से बनेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा प्रोडक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखना, नोट करके, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन कैन बी यूज फॉर बोथ, दिस रिएक्शन कैन बी यूज to prepare both aliphatic and aromatic amine। तो भाई दोनों तरह के अमाइंस बना सकते हैं। अच्छा, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, C6H5CONH2 प्लस Br2KOH, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी रिएक्शन को, तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप C6H5NH2 प्लस। चलो बेटा, ये हो गए प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। बहुत जल्दी हो जाएगा आपका ये चैप्टर, क्योंकि रिएक्शंस इजी है। चलो, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कोई ज़्यादा खास है नहीं, एक ही इसकी मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, और वो कराऊंगा एक सेपरेट लेक्चर में, पूरे 1 घंटे का लेक्चर होगा। बस अभी के लिए ऐसे लिख लो, एनिलीन इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। वैसे ये बहुत कम बेसिक होता है दूसरे एमाइंस के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो जाता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो जब वहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एरोमेटिक रिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो डोनेट किसे करेगा, और जब वो डोनेट नहीं कर सकता तो वो लुईस बेस भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत कम बेसिक होता है, मैं बताऊंगा इसकी बेसिसिटी भी सबसे कम होती है। ठीक है, चलो, इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ खास है नहीं, इसे और नोट कर लो लाइन को। बस यही है मेन इसमें। ठीक है, कार्बिलेमाइन रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन आ गई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल रिएक्शन में कार्बिलेमाइन रिएक्शन, तो कार्बिलेमाइन रिएक्शन एलिफेटिक की भी होती है, एरोमेटिक की भी होती है। तो व्हेन एनिलीन heated with chloroform
and KOH. A foul smell compound phenyl isocyanide, इसका नाम है कार्बिलेमाइन। फिनाइल आइसोसाइनाइड कार्बिलेमाइन इज फॉर्म्ड, और ये प्राइमरी एमाइन का टेस्ट है भाई, तो लिख लो। ये है बेटा मेरे पास एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन कर दो क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कर दो KOH के साथ, NaOH भी हो सकता है यहाँ पे, कभी सोचो KOH ही होगा बस। तो अब ये बन जाएगा फिनाइल एमाइन ग्रुप का बन जाएगा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल प्लस, अब ये जो बना यही है कार्बिल एमाइन। स्मेल कैसी होती है इसकी? दुर्गंध, गंदी स्मेल, नाले की जैसी, और इसको बोलते हैं हम फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये एरोमेटिक जो एमाइन है प्राइमरी, और जो दूसरे एरोमेटिक एमाइंस है सेकेंडरी टर्शियरी, उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अमंग द एमाइंस। ठीक है। रिएक्शन नंबर 2, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर भी। व्हेन aniline is treated with NaNO2 plus HCl, और इसकी जगह HNO2 भी लिखा मिल सकता है आपको, at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जगह आपको 273 to 278 केल्विन भी लिखा मिल सकता है, टू गिव बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन दोबारा आएगी पार्ट 3 में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पार्ट 3, यही कंपाउंड है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। चलो तो भाई ये है मेरे पास एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस HCl, और इसकी जगह HNO2 भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, कौन कौन? NaNO2 प्लस HCl। जब ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे ना, तो H और NO2, तो ये दोनों रिएक्शन करके बना देंगे HNO2 प्लस NaCl। तो अल्टीमेटली रिएक्शन होती है HNO2 की ही। ठीक है, तो NaCl बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो ये बन जाएगा आपका। इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन याद रखना, N2 प्लस, ये डायजोनियम ग्रुप होता है, डायजोनियम ग्रुप, और ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यह है बेंजीन, यह है डायजोनियम, यह है क्लोराइड। ठीक है, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। नोट कर लो भाई, बहुत अच्छी रिएक्शन है, मजा आ जाएगा इसमें। इसका यूज बहुत करूंगा मैं, एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन में इसका यूज करूंगा। और आज मैं एल्डिहाइड की रैंक बूस्टर सीरीज का एक लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। एल्डिहाइड के बाद मैं एमाइंस का ले आऊंगा साथ के साथ, और फिर देखना मैं कैसे लेक्चर्स पर लेक्चर्स लेकर आता हूँ, ट्रिक्स वाले, बहुत
इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप बोलोगे कि लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, कुलदीप सर ने पढ़ाई है। कुलदीप सर को कभी नहीं भूलोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये चारों इसकी रिएक्शन होती हैं। तो पहले बात तो ये, इसमें हमें पता होना चाहिए कैसा ग्रुप है। तो याद रखना NH2 ग्रुप इज, वो मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एंड हाईली एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे वो रिंग को चला जाएगा। जब रिंग पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो रिंग को क्या करेगा? वो एक्टिवेट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट करो पहले। लो, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने ऐड कर दी। तो देखो यहाँ पर एनिलीन के नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? रिंग को जाएगा। अब यहाँ पर डिलोकलाइजेशन हो जाएगा तो इस पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है, यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑर्थो और पैरा पर। देखो यहाँ पर कहाँ है? ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पे। जब ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पर। और जब रिंग को जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो रिंग क्या हो रही है? एक्टिवेट। तो ये रिएक्शन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी याद रखनी है आपको। इसी से पता चलता है कि वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है ना? तो आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज मैं इसको एक बार समझा भी सकता हूं अगर आप कहोगे तो देखो जैसे मेरे पास ये है, अब ये है नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये डीलोकलाइज होंगे। जब ये डीलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आप देखोगे ऑर्थो पोजीशन पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करेंगे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये नेगेटिव चार्ज आया है तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा मुझे ये बता दो। सपोज करो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना है तो ये नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं तो आके ऐड होगा, यहीं तो आके अटैच होगा। फिर अगेन क्या होगा? इसके बाद फिर डिलोकलाइजेशन होगा। ये जो लोन पेयर ऑफ, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। अब क्या बन जाएगा आपका? इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ है? वहां है ऑर्थो पर, यहां है पैरा पर, और फिर एक बार जब बनेगी फिर ऑर्थो पे आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? वापस से ऑर्थो पे आ जाएगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे आ जाएगा दोबारा से। अब एक बार जब फर्दर डिलोकलाइजेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? वापस से नाइट्रोजन एटम पे चले जाएंगे। अब ये बन जाएगी तुम्हारी दोबारा से एनिलीन। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होना है तो या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। ये भी ऑर्थो ही है तो इसलिए ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा इसका तो ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो लिखो इसके अंदर, ब्रोमिनेशन के अंदर लिखो ब्रोमिनेशन। कौन सी रिएक्शन है? फोर्थ है, फिफ्थ है? ये तो थर्ड रिएक्शन है यार, थर्ड के फर्स्ट।
ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में भी खेल है यार। तो व्हेन एनिलीन undergoes bromination TBA is formed। TBA is formed। तो ये है मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनता इसका हाई एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से। तो ये देखो अगर आपने इसका करा दिया ब्रोमिनेशन, तो अगर आपने इसका ब्रोमिनेशन करा दिया तो मैंने बताया था हाईली एक्टिवेटिंग है। अब जब ये हाईली एक्टिवेटिंग है तो इसका बन जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन 2,4,6। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ना उसी में बनते हैं 2,4,6 वाले प्रोडक्ट। TBA ट्राइब्रोमो एनिलीन 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्यों बना ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट? बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ एनिलीन। सो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज फॉर्म्ड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड due to high activating nature of NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का हाई एक्टिवेटिंग नेचर है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है बहुत ज्यादा, यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा, यहाँ एक आके अटैच हो जाते हैं इस पे। नोट करो। तो क्या हम इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना सकते हैं? नॉर्मली नहीं बना सकते, हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस करना पड़ेगा तो जाके आप इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना सकते हो। मतलब नॉर्मली हम इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बना सकते हेलोजिनेशन ही करके, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इससे जिससे कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाए। मतलब पहले इस पे मुझे ग्रुप ला के ऐसा बनाना पड़ेगा जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही बनाए। तो चलो इसे नोट करो फिर बताता हूं आगे। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। चलो भाई हो गया। अब नोट करके लिखो। इफ we need monosubstituted compound, monosubstituted product, then we have to do acylation. We have to do acylation before सब्स्टिट्यूशन। तो भाई पहले आपको एसाइलेशन कराना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से पहले, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है तो, नहीं तो आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा फिर वो करना, लेकिन आपको एसाइलेशन कराना ही पड़ेगा। तो एसाइलेशन मैं कल करा चुका था आपको। तो एसाइलेशन दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो कर लो आप एसाइलेशन CH3COCl से, या एसिटिक एनहाइड्राइड से कर लो CH3CO2O से। तो इनसे जब आप एसाइलेशन करोगे तो होगा क्या, ये बन जाएगा आपका NHCOCH3। इसका नाम है एन फिनाइल एसिटामाइड। इसको थोड़ा सा मैं बंद कर दूं,
इतना तो मैंने आपको पहले से बता ही रखा है। NHCOCH3। अब ये जो ग्रुप यहां बना, ये ग्रुप है पैरा डायरेक्टिंग। ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वैसे ऑर्थो और पैरा ही है ये, लेकिन यहां पर जो ये ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है, मतलब ये चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो पर अटैक नहीं करने देगा ग्रुप को, इलेक्ट्रोफाइल को। जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा पैरा है। आप खुद ही सोचो यार, जब यहाँ पर NHCOCH3 ग्रुप बन गया, अब यहाँ पर N के साइड में हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है, कार्बन के दोनों साइड हाइड्रोजन भी है, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये नेगेटिव रिपल्जन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एकदम से ही वो डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो पाएगा और तो जाके तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। अब आप इसका करा सकते हो ब्रोमिनेशन। तो अब आपने इसका ब्रोमिनेशन कराया तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, यार बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, मान नहीं रहे, और कितने बज रहे हैं, 9-10 बज रहे हैं सुबह के जब भी। तो ये बन जाएगा NHCOCH3 और ये बन जाएगा पैरा ब्रोमो। अगर बनेगा भी ना और तो माइनर बनेगा, बहुत थोड़ा सा बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा बहुत थोड़ा सा बनेगा, इतना थोड़ा सा बनेगा कि हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये पैरा मेन प्रोडक्ट होगा इसका। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ये होगा। वापस से ये बन जाएगा CH3COOH और NH2 ग्रुप बन जाएगा इसका। देखो CH3CO और H2O में क्या होता है, H और OH, तो ये OH तो CH3COOH बना के बाहर निकाल देगा। क्या बचेगा यहाँ पर, NH2 और वापस से Br। इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, इसे नोट करो। बच्चे इतने नालायक हैं, जैसे ही मैं गेट खोलूंगा ना और आवाज़ सुनेंगे गेट खोल दी सर जी ने, तो मतलब छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़े भी होते वैसे भी भाग जाते मुझे देख के तो लेकिन ऐसे ही है, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। अब मैंने भी बिगाड़ रखे हैं, प्यार कर करके सिर पे चढ़ रहे हैं वो मेरे, तो मुझे देख के भाग तो जाएंगे, दुपक जाएंगे घर में जाके। वो ये मेरे ताऊ चाचा के बच्चे हैं सारे, घर परिवार के। अब पता चल जाएगा ना कुलदीप भैया आ गए, भाग जाएंगे। अब फिर जब बहुत देर हो जाएगी गेट पे खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। अब जब काफ़ी देर हो जाएगी गेट नहीं खोलूंगा, मैं क्लास ले रहा हूँ लगातार 1-1.5-2 घंटे तक तो बाहर निकलूंगा नहीं। अब जब उन्हें काफ़ी देर हो जाएगी 15-20 मिनट 30 मिनट, तो पता है क्या काम करेंगे, अब नहीं आएंगे भाई, अब तो चलो दोबारा निकलो। फिर लेके आएंगे पटाखे भर के पन्नी में, मुर्गा छाप वाले खोल लेते हैं उसको खोल के उसके बहुत सारे पटाखे एक पन्नी में भर लेते हैं। वो आते ना लड़ी पूरी की पूरी, लड़ी नहीं छुड़ाते हुए, उसे खोल के उसमें से एक पटाखा निकाल के उसे पन्नी में भर लेंगे, फिर उसे छोड़ते रहेंगे पट पट पट, पूरे दिन लगे रहेंगे, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक। बस छुट्टी मिल गई स्कूल की, अब इनका यही काम है पटाखे छोड़ना। पर क्या करें यार, ज़्यादा कह नहीं पाता मैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे बचपन में, हम भी तो यही काम करते थे। मेरे तो पता नहीं क्या क्या करता था यार। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक बम बहुत देर तक फूट नहीं रहा था। वो ऐसा हो जाता है कि जब ठंड वंड ज़्यादा पड़ती है, हम जला देते हैं ना उसे, तो कभी कभी फुस्सी बम बोलते हैं उसे, वो फटता नहीं है बहुत देर तक। अब मैं क्या काम करा कि जब वो फट नहीं रहा, बहुत देर तक हो गई उसे, अब भाई उसमें धीरे धीरे आग जलती रही। वो इतनी देर में जाके फटा, वो मैंने हाथ में उठा लिया, मेरे हाथ में फट गया वो ऐसे काम हुए। चलो एक तरीका और अपनाया था हमने, जो ऐसे बम है ना जो फटते नहीं थे, उन सबको क्या करते थे, इकट्ठे करके रख लेते थे कि अब ये फटेगा नहीं, सुतली उसके अंदर चली गई, अब उसको जलाओगे वो जलेगा नहीं। ऐसा को इकट्ठा करके रख लेते थे, तो आग जलाते थे बहुत सारी, उसमें डालते थे,
तो वो फटते थे, फिर एक एक करके फट फट फट, तो उसमें डाल डाल के पटाखे फोड़ते रहते थे। एक दिन तो मैंने चूल्हे में डाल दिया, मम्मी ने खाना वाना बना रखा था ऊपर, उस पर कुछ बन रहा था, शायद कुछ सब्जी बना रही थी शायद मम्मी वो सब ऊपर चला गया आसमान में। भाई बहुत बजा यार, मुझ में बहुत बजा, बहुत पिटाई हुई थी। तो चलो भाई, ये हो गया एनिलीन। ब्रोमिनेशन करोगे तो ज्यादा एक्टिविटी की वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, और एनिलीन का अगर आप एसाइलेशन करा दोगे तो ये बन जाएगा आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थो पे आने नहीं देगा ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और उसके बाद पैरा सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में भी कुछ कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन वहां कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। वहां ये प्रॉब्लम आएगी, ऑर्थो पैरा तो बनेगा, मेटा अलग नहीं बनेगा, इसके साथ ही बनेगा। देखो, व्हेन एनिलीन, अच्छा नाइट्रेशन का मतलब समझ लो, नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड विद इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट है। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यार शॉर्ट कर देता हूं इसे, व्हेन एनिलीन undergoes nitration ऑर्थो पैरा एंड मेटा, ये ही एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें तीनों प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज और कहीं नहीं बनते, ये अकेली ऐसी रिएक्शन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड या ऑर्थो पैरा एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन आर फॉर्म्ड, सारे प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। क्यों? देखो, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो। चलो बेटा, ये है एनिलीन, करा दो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 से रिएक्शन, H2SO4 के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मेरा? तो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि एनिलीन मैंने आपको सिखाया था अब तक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आप क्या कहोगे कि सर आपने ही बताया था ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनेगा। ये तो बनने ही है, ये तो भाई भाई हैं दोनों, ये भी बनेगा साथ में। ये कहां से आ गए? इनका दुश्मन इनके साथ, तो इनका दुश्मन इनके साथ दोस्ती कर लेता है। किसकी वजह से दोस्ती कर लेता है? दोस्ती करने का रीजन है, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें, NO2 की। दोस्ती करने का जो रीजन है वो है एसिडिक नेचर, एसिडिक सब्सटेंस। तो यहां पर देखो 47% इसमें मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, लगभग 50% या 51% ये बन जाता है इसमें, लगभग 2% ये बनता है इसमें। तो ये दोनों मिला के भी 50%, 53% के आसपास है, और ये अकेला है। पहले रिएक्शन नोट करो, फिर मैं इसका रीजन बताता हूं। नोट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, पर्याप्त मात्रा में, काफी ज्यादा मतलब
ये सिग्निफिकेंट अमाउंट लिख लो यार, सफिशिएंटनेस, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। वाई? रीजन क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज एनिलीन in acidic medium form anilinium ion which is a meta directing, which is meta directing। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास एनिलीन, और जैसे ही इसकी रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से, तो ये एनिलीन आयन भी बनाता है। ये है एनिलीनियम आयन, अब एनिलीनियम आयन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसमें ऊपर, ग्रुप के ऊपर। तो अब ये क्या काम करेगा? ये ऐसे बिहेव करेगा बेचारा जैसे कि ये मेटा डायरेक्टिंग हो, है ही मेटा, अभी मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। अब सोचो, मैंने लिया था एनिलीन और एसिड के प्रेजेंस में कुछ एनिलीन इसमें कन्वर्ट हो गया, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो जब ये मेटा डायरेक्टिंग है तो अब प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा? मेटा भी बनेगा इसके साथ में। तो मिक्सचर में मेटा भी मिलेगा, ऑर्थो भी, पैरा भी। तो रीजन है ये लिख सकते हो आप। तो क्या हमें तीनों ही मिलेंगे? मोनो नहीं बना सकते हम? बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे सिखाया था आपको, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं हम। एक अकेला भी बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे? तो आप लिखोगे नोट 2, ये हो गया नोट 2, नोट 2। तो नोट 2 में अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है तो पहले एसाइलेशन कराना है, उसके बाद नाइट्रेशन कराना है, ठीक है। चलो, इफ वी वांट टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड compound, then we have to do acylation before nitration, वहां हेलोजिनेशन से पहले कराया था या नाइट्रेशन से पहले करा देना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, आई थिंक टाइम काफी ज्यादा हो गया, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, नालायक बच्चे होते हैं, जो नालायक इन द सेंस कम मेहनत करने वाले, वैसे नहीं, बच्चे तो सब प्यारे होते हैं, मेरे लिए तो सब प्यारे हो तुम, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। तो ये एसाइलेशन से प्रोडक्ट बनेगा एनफिनाइल एसिटामाइड। अब इसका करा दो नाइट्रेशन। अब जब इसका नाइट्रेशन कराओगे तो ये बनाएगा प्रोडक्ट आपका पैरानाइट्रो। अब इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो आपको पता ही है, हाइड्रोलाइसिस करने पर एमाइड एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NO2 से। तो ये बन गया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं,
तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है। हो गया भाई नोट? हो गया तो चलो पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 का अभी तो 2 रिएक्शन रह रही है, सल्फोनेशन और फ्रीडलक्राफ्ट। चलो तो करते हैं। व्हेन एनिलीन undergoes sulfonation, undergoes sulfonation, तो बेंजीन एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड। This on rearrangement to give sulfanilic acid and finally zwitterion is formed, and finally zwitterion is formed। चलो भाई देखो ये है मेरे पास एनिलीन, इसका सल्फोनेशन कराऊंगा तो आपको पता ही है एसिड की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, एनिलीनियम आयन। तो ये बन जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4 में से एक H+ इसका एनिलीनियम बना देगा, बचेगा क्या, HSO4। इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। धड़केगा तू मुझे सदा। अब तो ये बन जाएगा एनिलीन सल्फोनिक एसिड। अब इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिडिक बेसिक है नेचर में, लाइक एमाइनो एसिड में जैसे रिएक्शन होती है। तो ये बन जाएगा ज्विटर आयन। ज्विटर आयन वो होता है जिसमें 2 आयन हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सेम मॉलिक्यूल में। ज्विटर आयन डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन का दूसरा नाम है डाइपोलर आयन, जिसमें 2 पोल हो। नोट कर लो भाई इसे। हो गई। लास्ट फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, तो एनिलीन की फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन होगी ही नहीं। रीजन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाई क्यों नहीं होती, बिकॉज एनिलीन इज अ लुईस बेस, एनिलीन इज अ लुईस बेस, reacts with AlCl3, ये क्या है, लुईस एसिड, टू फॉर्म सॉल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है मेरे पास एनिलीन, ये है मेरे पास एनिलीन, और ये है मेरे पास फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड, और ये है AlCl3। तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस बेस कौन, एनिलीन, और ये है लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड कैटलिस्ट।
दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे और वो बेचारा CH3Cl ऐसे पड़ा रहेगा। ये भाई लव ट्रायंगल बन गया इनका, ये बन गया इनका लव ट्रायंगल। कैसे बन गया मैं बताता हूं कैसे बन गया। देखो ये तीनों थे, हर बार इन दोनों की रिएक्शन होती थी, ये कैटलिस्ट होता था, मतलब ये चिढ़ता था इन दोनों से, इन दोनों के प्यार से ये चिढ़ता था। अब जब इसे बहुत दिन हो गए, इन दोनों को देखते देखते, भाई इसने हेलोएल्केन हेलोएरिन वो हेलोएरिन्स में देखी है रिएक्शन, इसने फिनोल में देखी रिएक्शन, इसने बेंजल्डिहाइड में देखी, बेंजोफिनोल में देखी। अब भाई इसका दिमाग हो गया खराब। अब इसने क्या काम करे, इन दोनों की करवा दी लड़ाई। अब भाई इन दोनों की लड़ाई हो गई, भाई इसको इससे प्यार हो गया, भाई इस बेस की सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो गई, ये पड़ा रहा ऐसे ही। जब इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कैसे? बिकॉज पता है होता क्या है, पहले ऐसा होता है इन दोनों की रिएक्शन में AlCl3 और CH3Cl की रिएक्शन होती है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन। अब इस पे ये अटैक करेगा मिथाइल कार्बोकैटायन। अब मिथाइल कार्बोकैटायन है ही नहीं अवेलेबल, जब मिथाइल कार्बोकैटायन है नहीं, इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली, स्टेबल कंपाउंड बन गए, स्टेबल सोल्ट बन गए, इसका कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही पड़ा रहा चुपचाप, एसिड बेस की रिएक्शन हो गई, तो भाई ये रिएक्शन होगी भी नहीं इसमें। तो यहां पर ये रिएक्शन भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, इसका आंसर है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगी इसमें, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन करके ये बनाएंगे, CH3Cl ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बनना क्या चाहिए था? बनना चाहिए था आपका ऑर्थो एंड पैरामिथाइल एनिलीन, लेकिन नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी सारी की सारी रिएक्शंस। एनिलीन आज एक ही दिन में मैंने खत्म कर दिया, पूरा का पूरा एक दिन में पूरा का पूरा एनिलीन फिनिश कर दिया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा मैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और वो भी एक ही लेक्चर में पूरा फिनिश करूंगा और आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। तो यार सपोर्ट करते रहो, ऐसे अपना प्यार बनाकर रखो। मेरा यार सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, चाहे उस पर हाथ जोड़ के भेज दो, चाहे उस पर अपना दिल भेज दो, चाहे कुछ भी भेज दो। जब आप देख रहे हो वीडियो तो मेरे लिए यार इतना काम तो कर दो, कमेंट कर दे, हर वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर दे करो, कुछ कमी हो तो कमी बता दिया करो, सजेशन बता दिया करो। पर नहीं, आपको तो भाई सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है मेरी बात। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। भाई 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, 1 घंटा पूरा करते हैं। 59 मिनट्स हो गए। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ पे सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।